वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम जो हूँ क्लास 11th के में यूनिट सेकंड समझाएंगे। अब आपको यूनिट सेकंड में काइनेमेटिक्स यानी यूनिट सेकंड जो है काइनेमेटिक्स की है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। पहले कुछ चीज़ें ये हैं कि पहला चीज़ आप समझ लीजिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, पहले आप समझिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर उसी के बाद इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। पहले ये देखिए, ऐसा है ना, आपको काफी सारे फंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। काफी सारे आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के फंक्शंस मिलेंगे, तो आप ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के जो फंक्शंस होंगे उनके साथ कैसे डील करेंगे, उनके बारे में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली मैं बता देता हूँ, वरना वैसे आपको वाकई ये चीज तो आपको अपनी किताब से ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे फॉर्मुलेज होंगे डिफरेंशिएशन के साथ जुड़े हुए और इंटीग्रेशन के साथ जुड़े हुए। मगर मैं आपको जनरल बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीजें आप समझ सकते हैं। क्या है, पहला तो एक चीज समझ लीजिए डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे होगा। देखिए, अगर मैं मान के चलूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है हमको, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy अपॉन dx लिखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट h गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यानी लिमिट लगा के इसके में दिखा सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है, लिमिट के अंदर आप जब इस तरह की कंडीशन लेके आते हो तो इसका मतलब ये निकल के आता है। इसका जनरल फॉर्म में अगर समझ जाएगा तो ये मतलब निकल के आता है अगर हम dy और dx की बात करें। मगर जब मैं इसको फंक्शंस क्लियर कर देता हूँ, जैसे मानता हूँ f इक्वल टू y इज इक्वल टू हमें दे रखा है x पावर n। मान लीजिए कि किसी कोई वेरिएबल है x, उसकी पावर n है और वो y के बराबर है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फॉर्मूला बन के आता है इसका n x n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले दे रखे होंगे ना, याद करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि y इज इक्वल टू दे दिया c, यानी कोई y है वेरिएबल, उसकी वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, ध्यान रखिएगा कभी भी एक वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 ही होता है हमेशा। कभी भी एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे आप तो 0 आएगा। ठीक है, अगर हम ये करें कि y इज इक्वल टू सी यू, ठीक है, जहां u जो है u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मान लीजिए y इज इक्वल टू सी यू है, मतलब कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन u से आएगा। ये जहां u जो है कांस्टेंट, एक फंक्शन है x का, तब क्या होगा, तब ये होगा कि डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx लिखोगे तो वो हो जाएगा c, क्योंकि c तो कांस्टेंट है इसलिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, du अपॉन dx। ठीक है, x इस में डिफरेंशिएट किया ये आ जाएगा। अब ये फंक्शन होगा, जो फंक्शन होगा उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा, अगर कंडीशन इस तरह की हो कुछ, अगर कंडीशन इस तरह की कुछ हो कि y इज इक्वल टू यू प्लस वी, जहां u और v दोनों ही फंक्शन है x के, अगर u और v दोनों फंक्शन है x के और y इज इक्वल टू यू प्लस वी है, तब डिफरेंशिएशन जैसे होगा वो ये होगा इस तरह से। ये हो जाएगा। ठीक, अगर इन दोनों मल्टीप्लिकेशन हो, y इज इक्वल टू यू एक्स रखा हूं, सॉरी यू वाई यू वी रखा हूं, मान लीजिए ये दोनों फंक्शन हैं x के और दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं। ठीक है, तब dy अपॉन dx जो होगा वो हो जाएगा आपका u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dy, सॉरी dx। ठीक है,
ऐसा है ना, आपको फंक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, मतलब ऐसा है ना, ये जो बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ, जो फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस होंगे उनके फॉर्मूले दिए हुए होंगे। आप अगर बुक देखेंगे तो उसके फॉर्मूले दिए हुए होंगे सबके, तो वो फॉर्मूले याद कर पड़ेंगे, अलग अलग तरह के फॉर्मूले होंगे। खैर ऐसा है ना, मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जहां भी पड़ेगा, मैं नॉर्मली जानता हूँ कि बायोलॉजी वालों को भी से होता है, मैथ वालों को तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ वाले में तो ये है कि भैया मैथ वाले मैथमेटिक्स में ही दिया हुआ है, मैथमेटिक्स में अंदर डिफरेंशिएशन दे रखा है, कैलकुलस नाम की चैप्टर ही, मतलब पूरी किताब ही कैलकुलस से रिलेटेड की है, तो मैथ वालों को टेंशन नहीं होगी। मगर हो सकता है बायोलॉजी वाला मुश्किल हो, तो ये समझ लिए कि ऐसा है ना, ये सिर्फ समझने के हिसाब से है, इसे आप ज्यादा टेंशन में लाके ना करें, काम ना करें। जहां पे इनका यूज हो रहा होगा वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, जहां भी आप जो है इसका यूज करेंगे, जिन भी इक्वेशंस में यूज करेंगे, जिन भी प्रूफ में यूज करेंगे हम इनका, वहां मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, वहां मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक, तो आप परेशान मत होइएगा इस बारे में, कि अगर समझ में ना आए तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं सिर्फ इसको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप कंडीशन समझ जाते हैं किसी चीज की, कि वो किस तरह से तोड़ा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा उसको, तो एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है, समझना भी आसान हो जाता है थोड़ा सा। मगर आप इस बात को टेंशन मत लीजिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन में या प्रूफ में आपको बताऊंगा इस बारे में कि क्या होता है इसमें, ठीक है। अगर कंडीशन हो y इज इक्वल टू u प्लस यू वन वी, यानी u और v दोनों x के फंक्शंस हैं, और दोनों मतलब एक दूसरे के डिवीजन में रखे हैं, डिवीजन दे रखा, तो इसको लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला बन के आता है इसमें, सही है। ऐसे ही और भी तरीके हैं, और भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि एक और कंडीशन लिख देता हूं आपके लिए, जैसे कि y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है आपको, y के फंक्शन में दे रखा है कोई, मतलब ऐसे प्रॉब्लम ये है कि अगर y भी द फंक्शन ऑफ u एंड u भी द फंक्शन ऑफ x, मतलब ये मान चलिएगा कि y जो है फंक्शन है, y जो है फंक्शन है u का, और u फंक्शन है x का, ये कंडीशन दे रखी हो, मतलब y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का, तब क्या होता है, तब डिफरेंशिएशन इस तरह से देखा जाता है इसका। अगर x की टर्म में डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे करेंगे आप, ठीक है। मैं एग्जांपल देकर देखता हूँ, देखिए एक चीज देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है ax प्लस बी का क्यूब दे रखा है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी का क्यूब दे रखा है। अब एक बात समझिए, मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू u का क्यूब, जहाँ u जो है वो लिख सकता हूँ ax प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का, तो इसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है, इसका जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, उनमें भी फॉर्मूले वैसे ही काम करेंगे, उनमें भी जो चेंजेस होंगे वैसे ही होंगे, मगर उसमें ना थोड़ा सा डिफर ये है कि उसमें जो फंक्शंस की डिफरेंशिएशन आती हैं, फंक्शंस की जो वैल्यूज आती हैं वो उल्टी होती है डिफरेंशिएशन से, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं, जैसे कि कहीं लिखा था, एक जगह मैंने लिखा था ये, डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने ये लिखा था, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसको वापस ये लिख देंगे, वापस इस कंडीशन में वापस लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन का उल्टा जो है इंटीग्रेशन है, फॉर्मूले उल्टे हो जाते हैं, कुछ खास कंडीशंस में भी आती हैं, मगर जरूरत पड़ने पर मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं जो हूं थोड़ा सा मैं अब आता हूं जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, मतलब चैप्टर से रिलेटेड चीजें तो ये भी थी, ये भी चैप्टर से रिलेटेड ही चीज थी, मगर ये है कि अब जो है मैं वो चीजें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए काम आएंगी, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैं आपको ना, जब आप अचानक से आपको डिफरेंशिएशन दिखाई दे, अचानक से इंटीग्रेशन दिखाई दे, तो आप घबराओ नहीं,
ये चीजें इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगे हुए होंगे, तो आप उस बारे में घबराने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के हिसाब से मैंने बता दिया था। अब मैं जो हूँ चीजों को बताने जा रहा हूँ इन द फिजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, पहले समझ लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, समझिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी बात चीज है। ठीक है, सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच टू अ स्पेसिफिक बॉडी related to which the position of the particle or the time of event occurring is space in space can be described is known as space time and the frame of reference। मैं एग्जाम्पल वापस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कैसे क्या होता है इसके अंदर। देखिए, जब भी आप एक पॉइंट लेते हो, जैसे आप एक कोऑर्डिनेट लेते हो, मान लो एक बात मान के चलते हैं कि एक जैसे दीवार, ये आपका बोर्ड है, बोर्ड के रिस्पेक्ट में ये चीज मूव कर रही है। समय और करती समय और स्पेस में मूवमेंट आप देखोगे तो ये पाओगे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट आपने ले लिया और उसको ओरिजिन मान के आपने बाकी चीजों को उसके हिसाब से जानने की कोशिश करी, तो वहां पे उस चीज को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। किसके रेफरेंस में कौन सी चीज क्या मूव कर रही है, कहाँ कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में वो कितनी दूरी पे है, क्या है, ये सब चीजें होती हैं। मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल पे एक चीज समझने की कोशिश करिए। एक बंदा जो है वो अर्थ पे है, यानी एक जमीन पे खड़ा हुआ है। ठीक, एक बंदा जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है और एक बंदा जो है हवाई जहाज में है। ठीक, अब मैं देखिए धरती भी मूव कर रही है, ऐसा तो है नहीं, हर चीज मूव कर रही है, कोई भी चीज स्टेशनरी तो है नहीं, धरती भी अपनी तरफ से मूव कर रही है। मगर आप जनरल कसो करिए कि आप खड़े हुए हो, स्टेशन में खड़े हुए हो और आपने देखा कि ये ट्रेन मूव कर चली गई, मतलब आपके हिसाब से इस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ वो आदमी मूव करता हुआ जा रहा है, यानी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो और वो चीज मूव कर रही है। आप अपने हिसाब से उसकी वेलोसिटी बताओगे, अपने हिसाब से उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओगे, सब चीजें बताओगे। उसी तरह से आप अपने हिसाब से ये चलते हुए बंदे को, जो एयरप्लेन में बैठा हुआ है, उसको देखोगे तो वो भी मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा अलग करता हूं। देखिए, इंजन में ये जो आपका ये ट्रेन है, ट्रेन में बैठे हुए बंदा जो है, ट्रेन में बैठे हुए बंदे के लिए आप मूव कर रहे होगे, ट्रेन नहीं। ट्रेन में बंदा बैठा हुआ जो बैठा हुआ है उसके लिए ट्रेन मोशन में नहीं है, मतलब बाहर तो देखने पर मोशन बदल जाएगा, मगर ट्रेन के अंदर उसे मोशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ट्रेन उसके लिए स्थिर है। डिब्बे में बैठा हुआ है, डिब्बे में वो हलचल नहीं दिख रही होगी उसको, डिब्बे में ऐसा नहीं हो रहा होगा बेंच जो है वो हिल रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा कि वो जो है मूव कर रही होंगे समय के साथ ना। उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन कर रहे होगे उल्टी डायरेक्शन में, और इसके अलावा यहां बैठा हुआ बंदा भी उसे मूव करता हुआ दिखाई देगा। प्लेन में बंदा बैठा हुआ जो होगा वो मूव करता हुआ दिखाई देगा, यानी आप जब होता वो जो होगे आप हो जाओगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही कंडीशन प्लेन वाले के साथ भी होगी। प्लेन वाले के लिए प्लेन अंदर से अंदर तो प्लेन मूव नहीं कर रहा होगा, मगर ये और ये दोनों मूव कर रहे होंगे। यानी कहने का मतलब ये है, आप किसके रिस्पेक्ट में दूसरे की वो देखते हो, दूसरे की घटनाएं देखते हो, दूसरे की स्पेस चेंजेस को देखते हो, पोजीशन चेंजेस को देखते हो, टाइम चेंजेस में देखते हो, तब जो है वो सब चीजें जो आती हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आती हैं। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा अगली चीज को, वो क्या है। दूसरी चीज जो है वो आती है मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। ठीक है, ठीक, और भी डायमेंशन हो सकती है, मगर अभी हम लोग नॉर्मली देखते हैं उनकी बात करते हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन। कैसे, देखिए
ट्रैक पे चलने वाली ट्रेन सिर्फ एक डायरेक्शन मूव कर रही है, ये वन डायमेंशनल, यानी एक लाइन में मूव करना जो है वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ये जो है ऊपर नीचे भी जा रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो ये इधर ही बढ़ रहा है और इधर ही बढ़ रहा है, यानी दो डायमेंशन की मोशन हो रही है, ऊपर की ओर और इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, इसकी टू डायमेंशनल मोशन है, इसकी मोशन टू डायमेंशनल है। ये जो है लेंथ में बढ़ रहा है और ब्रेथ में बढ़ रहा है। ठीक है, अब थ्री डायमेंशनल कैसे होगा? मान लीजिए आकाश में चिड़िया उड़ रही है, ये एक चिड़िया है और ये उड़ रही है आकाश में, ये ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, मतलब ऊपर जा सकती है यानी हाइट में, ऊपर नीचे जाने का मतलब कहने का हाइट में ऊपर नीचे हो सकती है, ये आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, यानी ये लेंथ में बढ़ सकती है और पीछे भी हट सकती है, ये ब्रेथ में बढ़ सकती है, यानी ये अगर चिड़िया ऊपर है तो ये ऊपर नीचे दो जा सकती है, आगे पीछे दो जा सकती है, और इधर दाएं और बाएं भी जा सकती है, यानी तीन डायमेंशनल में इसके मोशंस हो रहे हैं। इसके मोशंस आपने पाया तीन डायमेंशन में हो सकते हैं एक बर्ड के लिए। तो यहां आपका ट्रेन एग्जाम्पल हो जाएगा, यहां आपका प्लेनेट एग्जाम्पल हो जाएगा, और यहां आपकी बर्ड एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है, ये है चीजें। अब अगली चीज समझिए, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है इन चैप्टर्स में। वो ये है, पहला चीज तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लोग काफी हद तक इन दोनों को सेम मान लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है, ये काफी डिफरेंट चीजें हैं। क्या चीज है? देखिए, आप ये बात जान लीजिए कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड से दिखाया जा सकता है, और इसे मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से दिखाया जाता है। ठीक है, समझ गए? अब मैं इसको जो समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक आपका इनिशियल पॉइंट था और ये आपका एक फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर आप देखो, मैं क्या करता हूं, मैं इधर डायरेक्शन जाता हूं और ये पे जाता हूं, मतलब पहले मैं इधर गया, इधर देख गया, तो मैं पाऊंगा कि मैंने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी मैग्नीट्यूड। अगर सिर्फ आपको वैसे मैग्नीट्यूड बता दूं, मैं डायरेक्शन की बात ही ना करूं, इस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, मैं नहीं बात करूं, सिर्फ पता लगा लूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, यानी S1 से S2 की दूरी सिर्फ और सिर्फ जो है मैंने निकाल दी, तो मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की। मगर जब मैं ये ध्यान करके चलूं कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस चला, यानी S2 माइनस S1 डिस्टेंस चला है, तो ये पूरी बात डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करती है। ठीक है, ये पूरी बात जो है वो डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करती है। ओके, ये चीज है। अगली जो चीज आती है वो आती है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड, अरे पर यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस जो है वो स्पीड होती है। सीधी सीधी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? कुछ नहीं है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस किया, वो हो गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस किया कवर किया, वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। अब आते हैं ऑसिलेशन पे।
एक्सेलरेशन पे। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v2 माइनस v1 अपॉन टी, ये है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक बात समझने की कोशिश करिएगा, ये तो नॉर्मली हम लोग जो है ना, जो हम लोग बचपन से पढ़ते ले आ रहे हैं, इसमें क्या डिफर आता है, कुछ नहीं। मगर जब आप ये मान के चलो कि ये जो टाइम डिफरेंस है ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटा डिफरेंस आता है, ठीक है, तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो लिमिट से आएगा। जो एक्सेलरेशन आएगा वो लिमिट से आएगा, और वो आएगा हमारा, सॉरी, t goes to 0, ठीक, इस तरह निकलेगा। और इसे कई बार हम लोग dv अपॉन dt में लिख देते हैं। देखिए यही चीज वहां पे भी लागू होती है जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, और जब टाइम बहुत छोटा होता है तब उसको लिखते हैं ds अपॉन dt। तो इस बात से घबराइएगा नहीं कि मैं कहीं जाए भी ds अपॉन dt लिख दूं या dv अपॉन dt लिख दूं। तो एक्चुअल में ना क्या होता है कि जब घटनाएं जो हैं उनमें ये देखा जाता है कि यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हम इनको, हम यूनिफॉर्म नहीं कह पा रहे हैं इनको। जैसे इस बिल क्या है, आपने यूनिफॉर्म मान के आपने कर लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान के आपने कर लिया, भाई आपकी चेंजेस जो है वेलोसिटी में जो है v2 से v1 कर दिया गया टाइम t में, बस आपने निकाल लिया एवरेज करके। मगर जब घटनाएं जो है लगातार होती है, थोड़े थोड़े समय में वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, और बहुत कम कम समय में हो रही है, तब हम क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बदल देता है, बहुत छोटे छोटे हिस्सों बदल देता है किसी घटना को, ठीक है, या किसी मटेरियल को। तो ये चीज फायदा होता है डिफरेंशिएशन का। इसकी यूनिट है m सेकंड स्क्वायर और LT माइनस 2 इसकी डायमेंशन है, ठीक है। अब मैं जाता हूं टाइम डायमेंशन ग्राफ, वो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे काम करेगा देखिए, आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, इधर दिखा रहे हैं आप डिस्प्लेसमेंट, इधर दिखा रहे हैं टाइम, ठीक है। तब जो ग्राफ बन के आएगा वो आएगा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जब आप कोऑर्डिनेट्स को लो, एक को लो डिस्प्लेसमेंट की कोऑर्डिनेट, एक को लो टाइम का कोऑर्डिनेट, तब जो ग्राफ बन के आता है वो आता है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये देख लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि समय के साथ इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इक्वल समय पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए ये है, ये S1 है तो आपका T1 हुआ था डिस्प्लेसमेंट, ये S2 है तो यहाँ पे T2 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समय के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होते हैं तो नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालने के लिए काम किया सकता है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालने के लिए यूज किया सकता है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं, पहला फायदा, इसके द्वारा हम लोग जो है ना, हम ये निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी आती है, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है आगे। तो सीधी सीधी बात है, इसमें क्लियर चीज समझ में आ रही होगी आपके
कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड में हो, इक्वल टाइम के साथ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग v की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। सही है। तो द वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इक्वल्स द स्लोप ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो स्लोप होगा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, वही जो है वेलोसिटी बन जाएगी आपके यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, greater is the slope time displacement graph, greater is the velocity of the object। ठीक ठीक है। चलो इसे देखिए, एक ग्राफ मैंने ऐसे निकाल दिया, एक ग्राफ ऐसे निकाल दिया। दूसरा देखिए, ठीक है, ये ऐसा, ये टी है, ये ऐसा, ये टी है, ये ए ग्राफ है और ये बी ग्राफ है। अब जरा ये बताइए कि किसमें वेलोसिटी ज्यादा है और किसमें वेलोसिटी कम है। सीधी सीधी बात है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। यहां याद रखेंगे कि ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी बी से, तो यही बात जो लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, द ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लाइन, ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में अगर देखते हैं आप, तो आप ये पाओगे कि समय के साथ, समय तो बढ़ रहा है आगे, मगर टाइम नहीं बढ़, वो सही टाइम के साथ आपके साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। आप जहां हो वही डिस्टेंस पे हो आप। तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है आपको, अगर देखो मैं दिखाता हूँ सही से। आप पैरेलल जा रहे हो, आप टी के पैरेलल जा रहे हो, इसका मतलब समय के साथ टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन नहीं कर रही है, v यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ va और vb की अगर बात करते हैं तो va जो है वो बड़ा है vb से, और यहाँ जो v है वो 0 है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। अगली चीज देखिए, अगर ऐसे ग्राफ हो जाए तो देखिए, ग्राफ ऐसे जा रहा हूं, ये आपको क्या बताता है, टाइम बढ़ने के साथ आप एस जो है वो नीचे की ओर कर रहे हो, यानी डिस्टेंस कम हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कम होते आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होते आ रहा है। तो ये नेगेटिव स्लोप को दिखा रहा है। तो इफ द लाइन मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन द 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, देन इट इज कमिंग बैक टू रेफरेंस पॉइंट। अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट की बात करें, कोई एक पॉइंट माने, उसकी तरफ ये लौट के आ रही है वापस चीज। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो ये पाओगे कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे ये नीचे क्यों आएगा, और एक समय में ये रेफरेंस पॉइंट के पास पहुंच जाएगा, रेफरेंस पॉइंट के पास पहुंच जाएगा, और उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ध्यान रखिएगा, v जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा v। देखिए, स्पीड कभी 0 नहीं हो, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखिएगा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, मगर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट है ये, और डिस्प्लेसमेंट से निकला है, इसी वजह से इसके साथ डिस्टेंस भी जुड़ी हुई है। डिस्टेंस और डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों जुड़ी हुई है, और डिस्टेंस और डायरेक्शन इसके साथ जुड़ी हुई होगी। अगर डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो गई तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे यही है कि समय के साथ जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कम, डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे क्यों जाएगा, यानी कम होते जाएगा, और कम होते जाएगा, यानी ये टाइम आएगा जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये रेफरेंस पॉइंट पे ही पहुंच जाएगा, और वहां से फिर देखोगे तो वो उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चौथी चीज जो आ रही है वो ये है,
आप क्या करते हो, आपने 0 से शुरू करा, फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे करा और फिर ऐसे करा। एक बात जानिए, मान लीजिए ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है, सी पार्ट ये है, डी पार्ट ये है। क्या आपको ये दिख रहा है कि सबकी वेलोसिटी बराबर है? नहीं, यहाँ वेलोसिटी स्लोप अलग है, यहाँ वेलोसिटी स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे समय के साथ चीजें बदल रही हैं। तो यहाँ पे आप ये पाओगे कि several lines of different slopes, there is a several lines of different slopes. So if the line expression graph of a moving object has the several line of different slope, that means that lot of velocity is changing. वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, समय के साथ इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, फिर कुछ और वेलोसिटी होगी, ठीक है। यहाँ लगातार वेलोसिटी चेंजेस हो रहे हैं, ओके। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बात नहीं कर सकते। अब चौथी चीज, पांचवी चीज कि ऐसा हो जाए कि यहाँ कर्व दे दिया जाए आपको, ठीक है। आप जो हो स्ट्रेट लाइन नहीं पा रहे हो, एक कर्व पा रहे हो। तो यहां मैंने आपको अभी बताया था एक बात कि हमें छोटे छोटे डिस्टेंसेस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग कर्व की बात करते हैं तो वो छोटे से इलाके में स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां हम लोग ये कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी, यानी ds अपॉन dt, इससे निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है ना, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व, देन इट मींस दैट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। यहाँ वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि अगर कर्व मिल रहा है आपको तो लगातार वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही आ रही है। तब जो है आपको छोटे से इलाके का वेलोसिटी निकालनी होगी और उसके साथ इंटीग्रेशन करवाना होगा, उस फंक्शन का काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस। मैं समझता हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे आप पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन बनेंगे कि भाई ग्राफ दे दी जाएगा, आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा और दूसरे क्वेश्चन किए जाएंगे, तो वहां पे आपको उस पर काम करना होगा। तो आप इससे समझ लीजिए, अगर जहाँ कोई चीज समझ में आई हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे मैं जो हूँ इसके आगे की टॉपिक को क्लियर करूंगा। थैंक यू।